वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत संभव है कि इस बात से खुश हों कि उन्होंने बिहार की जातीय जनगणना करवाई और उसके आंकड़े जारी भी किए। अब सवाल यह है कि अर्ध सत्य में आज क्या क्या आप जानेंगे। मुमकिन नीतीश कुमार के लिए यह भी है कि उनको इससे झटका लगा हो और सोच रहे हों कि गुरु ये उल्टा पड़ सकता है, गड़बड़ हो गई। ऐसा क्यों हो सकता है, अर्ध सत्य में इसको आज समझाएंगे, आपको बताएंगे और यह भी जानेंगे कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवाने पर एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाए हुए थे। जब चीज़ों को तह दर तह आप देखते हैं तो कुछ बातें बड़ी साफ दिखती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको भी दिखेंगी। अर्ध सत्य में आज बिहार में जातिगत जनगणना की जड़ में क्या है, जो हुआ वो क्यों हुआ है, इसकी असली वजह क्या है। नीतीश कुमार पिछड़ों के मसीहा हैं या महज उनका ये दिखावा है। राहुल गांधी ने अब जातियों की राग क्यों अलापना शुरू कर दिया है। जातिगत जनगणना पर मोदी का मास्टर स्ट्रोक क्या है। ये ऐसी चार बातें हैं जिसको आज मैं अर्ध सत्य में आपको बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता है आप देख सकें और सच की पूरी तस्वीर जान सकें। सबसे पहले मैं वही आंकड़ा आपके सामने रखता हूं जो बिहार में हुई जातीय जनगणना में सामने आई। राज्य की कुल आबादी कितनी है? 13 करोड़ 7 लाख। इसमें अति पिछड़ा 36%, पिछड़ा 27%, अनुसूचित जाति 19.65% और मुस्लिम आबादी 17.70%। जबकि जिनको आप अगड़ा कहते हैं, सवर्ण, उनकी तादाद बिहार में 15.52%। इस आंकड़े के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों कह रहे हैं कि अब तस्वीर साफ हो गई है, मानो कि इससे पहले थी ही नहीं। इसी आधार पर सरकार की नीतियां बनेंगी। दोनों नेता दरअसल ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी कि आबादी के आधार पर आरक्षण, उसी अनुपात में सरकारी योजनाओं के फायदे और उसी तर्ज पर बाकी दूसरी सहूलतें, सुविधाएं जो आरक्षण के दायरे में दी जाती हैं। पहले आप नीतीश कुमार को सुनिए। बढ़ाने का संख्या बढ़े या कुछ और हो, के लिए भी आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या बढ़ी है ना। 10 वाला 16% और 1% से थोड़ा कम 1% बढ़ करके बढ़ा है ना। उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। इसी तरह सबके मीटिंग में एक बात को रखेगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है बिहार के जितना बढ़ना होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ही नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित नहीं जनगणना। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी चैंपियनशिप जीत ली है नीतीश कुमार ने। आज से पहले कभी हुआ है जी? अभी किए ना। हमने जो किया किसने किया जी? हम किए ना। यह सुनते सुनते 19 साल गुजर गए। अब सवाल यह है कि क्या जाति ही तय करेगी कि आपको आरक्षण और बाकी हक मिलने चाहिए, या फिर आपका सचमुच हकदार होना जरूरी है? आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव के सारे कुनबे को आरक्षण का अधिकार है। ठीक से सुनिए,
लालू प्रसाद यादव चाहे जितने करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन उनको आरक्षण मिल सकता है, मिलेगा, उसके वो अधिकारी हैं। ठीक ऐसे ही नीतीश कुमार को भी मिलेगा। क्या हमारे ये नेता या इनकी तरह से आरक्षण के दायरे में आने वाले लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए? मगर मिलता है। इसके चलते जो जरूरतमंद है, गरजमंद है, उसका हक मारा जाता है। फिर जो परिवार सचमुच कमजोर है, उसके आगे बढ़ने के लिए सरकारी समर्थन की दरकार है, उसका क्या? इस सवाल को मैं यही छोड़ता हूं, क्योंकि इसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। आपको इसकी असलियत दिखाना, बताना जरूरी है। लिहाजा शो में आगे इसको उठाएंगे। फिलहाल एक हिसाब किताब लगाते हैं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के 15 साल और नीतीश कुमार के 19 साल, यानी कुल मिलाकर के 34 साल में बिहार में क्या हुआ, बिहार ने क्या पाया। राज्य ने गरीबी के मसीहा जिसको माना है, दोनों लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, इनकी अपनी दावेदारियां भी हैं कि हमने गरीबों का भला किया है, हमने उनकी स्थिति को बेहतर किया है, उनको आवाज दी है। इन दोनों नेताओं के शासन में उस गरीब तबके ने, बिहार के कमजोर तबके ने क्या पाया है? पहले प्रति व्यक्ति आय, जिसको आप पर कैपिटा इनकम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बिहार में जो सामान बनता है, जो सर्विसेज दी जाती हैं, जो उपज होती है, यानी कि प्रोड्यूस, प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये सब जोड़ जाड़ करके जो कुल आमदनी राज्य की होती है, उसको आबादी से अगर आप बांट देते हैं और जो रकम बनती है, उसको हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव जब सीएम बने तो 1990-91 में बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 2,660 रुपये। उस समय जो देश का औसत था प्रति व्यक्ति आय का 5,365 रुपये। जब नीतीश कुमार ने कुर्सी संभाली 2004-05 में, तो बिहार की जो औसत आमदनी थी कितनी थी? 7,914 रुपये। यानी लालू प्रसाद ने 7,914 रुपये प्रति व्यक्ति आय के लेवल पर आकर के बिहार को नीतीश कुमार के हाथ में सौंपा। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी दोनों ने अपनी सरकार का जो 2,260 रुपये से 7,914 रुपये उन्होंने प्रति व्यक्ति आय को पहुंचाया था, उसको नीतीश कुमार ने कहां पहुंचाया? उस समय 2004-05 में कितनी थी देश की पर कैपिटा इनकम? 24,143। 5,365 से देश पहुंच गया 24,143 पर। नीतीश कुमार अगले 15 साल में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम था उसको कहां लेकर के आए? 19-20 का आंकड़ा, 2019-20 का आंकड़ा कहता है कि 7,914 रुपये जो 2004-05 में था, वो प्रति व्यक्ति आय 46,664 रुपये पर पहुंची। अब अंतर आप देखिएगा कि अंतर कितना है, जो राष्ट्रीय औसत है और देश का है। बिहार लगातार पीछे जाता रहा और देश का औसत बढ़ता चला जा रहा था। अब एक आंकड़ा और है जो आपके सामने रखना चाहता हूं। जब नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली तो राज्य में गरीबी की दर कितनी थी? 54.5%। उस समय बिहार की गिनती देश के सबसे गरीब राज्यों में होती थी। नीतीश कुमार ने गरीबी मिटाने का दावा किया और आज जब सरकार चलाते हुए उनको 19 साल हो गए, गरीबी के मामले में बिहार की असलियत क्या है? नीति आयोग के बहुआयामी सूचकांक, ये एक शब्द है, बहुआयामी सूचकांक, यानी कि आपका रहन सहन, आपकी आमदनी, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य, यह सब मिला करके जो स्थितियां आपकी बनती हैं, उसके आधार पर जो इंडेक्स तैयार होता है उसको हम कहते हैं बहुआयामी सूचकांक। 2021 में जो जारी हुआ उसके आधार पर बिहार की स्थिति 51.9% गरीबी दर के साथ देश के सभी राज्यों में सबसे नीचे थी। अब आप देखिए कि जब सीएम बने तब गरीबी दर जो थी वो 54.5% थी, और अब 52% है। क्या कमाल कर दिया नीतीश कुमार के 19 साल ने, 15 साल। महज 2.5% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। गनीमत यह है कि एक बड़ी आबादी बिहार से बाहर चली गई, पलायन कर गई, वरना यह आंकड़ा और खराब होता।
एक और डेटा, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद होती है 20 दिसंबर 2022 को सामाजिक प्रगति सूचकांक, जिसको सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स कहते हैं, उसको जारी किया। उस एसपीआई के मुताबिक बिहार सबसे धीरे प्रगति करने वाला राज्य है, सबसे धीमी रफ्तार है यहाँ डेवलपमेंट की, ग्रोथ की। यह वह डेटा कहता है। 100 में से 44.47 अंक मिले बिहार को, 50% भी नहीं। और ऐसा ही नंबर और जानते हैं किन किन राज्यों का था? झारखंड और असम को, यानी कि बिहार झारखंड असम के बराबर खड़ा है। ये स्थिति है, यानी कि आपने 19 साल में जो किया है वो कहीं नहीं पहुंचा है, वो ढाक के 3 पार की तरह है। यह जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है जिसको आप देख रहे हैं 44.47%, ये बिहार का है और यह राज्यों की जो फहरिस्त होती है उसमें नीचे है, झारखंड और असम के बराबर। यह एसपीआई उसको इस आधार पर तय करते हैं कि आपका जो रहन सहन है, खान पान है, आपकी आमदनी है, आपका स्वास्थ्य है, यह सब कैसा है, और इस आधार पर एसपीआई को तय किया जाता है। यह जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है जिसका आधार मैंने आपको बताया कि एक परिवार की आमदनी, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति, यह सब उसके पैरामीटर्स हैं। और क्या हासिल हुआ? बिहार कल भी फिसड्डी था और आज भी है।